हेलो स्टूडेंट, एचएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने ऑडिटिंग सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आपने अगर उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी ज़रूर चेक कर लेंगे। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर ऑडिटिंग के उससे प्रीवियस एग्जामिनेशन के भी अलग से क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर जाके चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मशीन का लागत मूल्य 21,000 रुपये है, अवशेष मूल्य 1,000 रुपये है तथा अनुमानित कार्यशील जीवन 10 वर्ष है, तो मशीन का वार्षिक ह्रास कितना होगा, ये बताना है आपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये कैसे कैलकुलेट होंगे, तो चलिए जानते हैं। बेटा, आपको वैल्यू दी हुई है मशीन की 21,000, 21,000 रुपये। इसमें से आपको कह रहा है कि उसका अवशेष मूल्य 1,000 रुपये है, कि लास्ट में जो अवशेष बचेगा वो 1,000 रुपये बचेगा। यानी कि आपका जो टोटल मशीन की जो कॉस्ट है 20,000 रुपये, वो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और टाइम पीरियड की कितना है, वो 10 वर्ष दिया गया है। तो 20,000 को 10 से भाग कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास उत्पन्न होता है के कारण। हमारे को बताना है ह्रास किसके कारण उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन क्या है, ह्रास किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल संपत्तियों के प्रयोग से, और दूसरा अप्रचलन से, और तीसरा किसी भी कारण से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, संपत्तियों पर ह्रास उनके प्रयोग से भी होता है और उनके समय के साथ साथ अप्रचलन से भी होता है। तो उपरोक्त ए और बी में से किसी भी कारण से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ना तो केवल ये कहा जा सकता है कि संपत्ति के प्रयोग करने से ही डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रचलन से भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भी उस पर कीमत में ह्रास हो जाता है। इसलिए उपरोक्त में से किसी भी कारण से हो सकता है, अर्थात बेस्ट जो आंसर आएगा वो सी आएगा कि किसी भी कारण से हो सकता है। नेक्स्ट है, संपत्तियों का निरंतर प्रयोग। संपत्तियों का निरंतर प्रयोग, ऑप्शन दिए गए हैं, ह्रास का बाह्य कारण है, ह्रास का आंतरिक कारण है, उपरोक्त ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, संपत्तियों का निरंतर प्रयोग ह्रास का आंतरिक कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय बनाया जाता है, रिजर्व जो है आपका बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है। सामान्य उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो रिजर्व बनाया जाता है वो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए। वर्तमान ह्रास, बकाया ह्रास, पूंजी लाभ, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे, विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय हमारे को वर्तमान ह्रास, बकाया ह्रास, पूंजी लाभ, उपरोक्त सभी पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश दर तय करने के लिए कौन अधिकृत है। लाभांश की दर तय करने के लिए कौन अधिकृत व्यक्ति है। तो ये लाभांश जो निर्धारित किया जाता है वो संचालक गण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश का वितरण किस में से किया जा सकता है। हमारे को बताना है लाभांश का वितरण किस में से किया जा सकता है। वर्तमान वर्ष के लाभ में से, या विगत वर्ष के लाभ में से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जो लाभांश का वितरण है वो विगत वर्ष के लाभ या वर्तमान वर्ष के लाभ दोनों में से किसी से भी किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। हमारे को बताना है निम्न में से किस में से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखेंगे, पूंजीगत प्राप्तियों से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? लाभांश का भुगतान घोषणा तिथि से 30 दिन के अंदर कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदत्त लाभांश की राशि पर देय ब्याज होगा। हमारे को बताना है बेटा, जो अनपेड अमाउंट है डिविडेंड की, उस पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया जाता है? उस पर 12% की दर से इंटरेस्ट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारो रिपोर्ट यानी कि कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावित हुआ। ये कब से प्रभावी हुआ? कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2003 से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। कंपनी ऑडिटर का जो पारिश्रमिक है वो नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती, जब वार्षिक साधारण सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती, तो उसकी नियुक्ति की जाती है किसकी? तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखें, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक के त्यागपत्र देने पर, एक ऑडिटर के त्यागपत्र देने पर खाली जगह को भरा जाता है, किसके द्वारा भरा जाता है? अंशधारियों के द्वारा भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी में अंकेक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक निगमित संस्था, कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी, या ऐसा व्यक्ति जो 1000 रुपये से अधिक के लिए कंपनी का ऋणी है, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, अर्थात एक निगमित संस्था, कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी, या ऐसा व्यक्ति जिसे 1000 से अधिक के लिए कंपनी का ऋणी है, वो किसी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए योग्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक रिक्त पद पर अंकेक्षक की नियुक्ति करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संचालक मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। किसे देनी होती है? अंशधारियों को देनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अंकेक्षक एक समय में कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 से अधिक। हालांकि इसके अंदर 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेट कंपनी को शामिल नहीं किया जाता है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पार्षद सीमा नियम द्वारा, पार्षद अंतर नियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, या कंपनी और अंकेक्षक के मध्य हुए समझौते के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कंपनी अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अधीन एक ऑडिटर को किसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
व्यावसायिक दुराचार के लिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए। अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए, तो 5%, कम से कम 5% मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व, स्वत्वाधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच से है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सत्यापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये ध्यान रखेंगे, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन व्यवस्था अशुद्धि है हमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंशों के हरण के लिए अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। अंशों के हरण के लिए अंकेक्षक को किसकी जांच करनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, हरण के संदर्भ में अंकेक्षक को पार्षद अंतर्नियम द्वारा जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।